वेलकम चिल्ड्रन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस इज चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th साइंस। ओके, तो आज हम इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है? जबकि रिप्रोडक्शन लाइफ मेंटेन करने के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल का सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता, सपोज से देयर इज ए स्टेराइल कपल, तो दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग. So this shows that reproduction is not an essential process for survival of the life. Like nutrition, respiration, excretion, इनकी तरह रिप्रोडक्शन किसी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल को क्या करना है? बहुत सारी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना है, और जिसके लिए इसको बहुत सारे एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये सर्वाइवल के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना है, और सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए इतना एनर्जी वेस्ट होगा, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, एनर्जी स्पेंड होगा, देन व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस जब इसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत नहीं है? तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, आपके मान लो कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो मान लो वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या होगा? कैन यू थिंक अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस? ठीक है, वो जिंदा रहेगा, लेकिन उसके बाद वो स्पीसीज क्या जिंदा रहेगा? वो पूरी तरह एनवायरनमेंट से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर दो इंडिविजुअल है और दो डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, तब हम कैसे ये पता करते हैं? बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना स्पीसीज बनाते हैं, तभी हम स्पीसीज में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म नया नया इंडिविजुअल क्रिएट करता है, वो उन्हीं के जैसा होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि किसी को सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए या फिर खुद का रेस का कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। अभी ये सवाल आता है, इंडिविजुअल जब रिप्रोड्यूस करता है, अपने तरह का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, तब क्या वो इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट्स का? तो चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं बिकॉज उनका जो बॉडी डिज़ाइन है सिमिलर है। जैसे बच्चों, हम आपको बोलेंगे कि हमारे स्कूल का और उनके स्कूल का क्वेश्चन एक जैसा था, पूरा बराबर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्वेश्चन बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, और वो ब्लूप्रिंट सेम था। तो उसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट कहाँ पर होता है? उसके डीएनए में होता है। ठीक है, और वो ब्लूप्रिंट डिसाइड्स द डिज़ाइन, और किसी दो इंडिविजुअल को सिमिलर होने के लिए उनका जो ब्लूप्रिंट है वो सिमिलर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैसे होता है बच्चों? यहाँ पर सबसे दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। सबसे पहले हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है
ब्लूप्रिंट लाइज इन आवर डीएनए, हमारे डीएनए में होता है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का डीएनए में होता है। डीएनए कहाँ होता है बच्चों, आप जानते हो, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम में है, और हर एक क्रोमोजोम में एक एक डीएनए है, ठीक है। और यही डीएनए जब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है तो पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ले जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो ये कैरेक्टर को कैसे दिखाता है बच्चों, ये डीएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है, एंड प्रोटीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज कैरेक्टर्स। ये प्रोटीन बाकी जो आपका केमिकल मॉलिक्यूल्स है उसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और हमारा जो कैरेक्टर है दैट इज बीइंग सोन इन डिफरेंट वे, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट इंडिविजुअल के डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मान लो अगर ये जो इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन आता है और प्रोटीन एक्सप्रेस करता है कोई कैरेक्टर को, अगर ये इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाए, यानी डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वही चेंज हो जाए, तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, एक जैसा प्रोटीन नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्रोटीन बने तो क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी का डिज़ाइन भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट क्रिएट देयर एग्जैक्ट कॉपी, क्योंकि कोई भी डीएनए, कोई भी इंडिविजुअल का डीएनए अपना एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी नहीं बना सकता, क्योंकि जब डीएनए एक दूसरा डीएनए बनाता है तब ये प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होता, 100% एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से वेरिएशन आती है नेक्स्ट जनरेशन में, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस आती है, एंड अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम जनरेशन का ऑफस्प्रिंग्स में भी डिफरेंस आती है। ऐसा क्यों आती है, तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। सो बेसिक, सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। ये डीएनए कॉपी बनाने के लिए सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, याद रखो बच्चों, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, 2 कॉपी बनाता है, ठीक है। मान लो ये एक रिप्रोड्यूसिंग सेल है, ये सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेगा, तो क्या होगा, इसमें जो डीएनए था, मान लो एक डीएनए था, वो पहले 2 डीएनए होगा, उसके बाद एक डीएनए इसमें आएगा, एक डीएनए इसमें आएगा, ओके। तो डीएनए क्या करता है जब बनता है, मैं इसका प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ उसका डायग्राम। तो इसका जो डीएनए था बच्चों, वो डीएनए क्या करता है, अभी जस्ट आई एम गोइंग टू द डायग्राम, सीधा डायग्राम में जा रही हूँ। देखो बच्चों, ये है ओरिजिनल डीएनए, मान लो ये पेरेंट का सेल का डीएनए है, ठीक है। तो ये डीएनए में आप तो ATGC ये सब नहीं समझोगे, मैं आपको कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी ये डीएनए को एक दूसरा कॉपी बनाना है, तो ये दूसरा कॉपी बनाने के लिए क्या होगा, डीएनए यू नो इट इज़ ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, बीच में से सेपरेट होता है, तो आप देख सकते हो ना, यहाँ सेपरेट हो गया है, ठीक है, दोनों ग्रीन है, ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड्स सेपरेटेड, ठीक है। अभी क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रैंड अपना कॉपी बनाएगा, ये स्ट्रैंड अपना कॉपी बनाएगा, तो देखो बच्चों किस तरह हो रहा है, ये देखो यहाँ पर एरो दिया गया है ना, ये एरो से आपको पता चलेगा, ये ग्रीन के ऊपर उसका जो दूसरा कॉपी है ऑरेंज कलर बना, ठीक है, और ये दूसरा कॉपी है ग्रीन कलर, उसके ऊपर ऑरेंज कॉपी बना। तो अभी जो न्यू मॉलिक्यूल बन गए वो क्या है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, और दोनों क्या है, पेरेंट डीएनए के साथ सिमिलर है, हम कॉपी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हाफ पेरेंट का स्ट्रैंड होता है, मतलब हाफ ग्रीन लिया पेरेंट का, और हाफ जो है ऑरेंज कलर वो न्यू बनाया,
तो यही प्रोसेस जब सेल डिवीजन के साथ एसोसिएट होता है तब रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन में भी यही होता है बच्चों, हमने जो आपको बताया कि सेल में पहले डीएनए डबल होता है, उसके बाद एक एक डीएनए जब सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल में जाता है। लेकिन बच्चों ये कैसे होता है, देखो हमने बताया आपको कि दिस इज एसोसिएटेड विथ सेल डिवीजन। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 डीएनए है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम में 2 डीएनए है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है, यहाँ पर डीएनए डबल हो चुके हैं, इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो चुका है। जब सेल डिवाइड करता है, देखो यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है धीरे धीरे, ओके। तो जब सेल डिवाइड कर रहा है आप देख सकते हो हर एक सेल में एक ब्लू एक ग्रीन क्रोमोसोम चला गया है। इसका मतलब क्या है, एक एक डीएनए मतलब पेरेंट का एक एक कॉपी चला जाता है डॉटर में, ठीक है। तो इस तरह हमारे 2 डॉटर सेल बन गए और दोनों डॉटर सेल में दोनों तरह के डीएनए है। तो बच्चों बेसिक इवेंट क्या है, हम क्या कंक्लूजन इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, द बेसिक इवेंट इज द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए एसोसिएटेड विथ सेल डिवीजन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये बच्चों हमने जो आपको समझाया वही यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बच्चों ये देखो, ये क्या एक्यूरेटली कॉपी होता है जो हमने आपको दिखाया ग्रीन के साथ ऑरेंज, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ए, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, ये मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर ए फिक्स होने के लिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है और उसका शेप भी उसी तरह है ताकि ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बच्चों ऐसा स्ट्रक्चर इनका होता है, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, जब दूसरा सेल बनता है उस सेल में क्या होता है बच्चों, वेरिएशन आ जाता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए नहीं बनता, ठीक है। और जो सेल होता है उस सेल में भी वेरिएशन आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं, देखो किस तरह वेरिएशन आता है। देखो बच्चों ये डीएनए कॉपी है, ये डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, यहाँ से सेपरेट हो रहा है और इसका दूसरा कॉपी बना रहा है। आप ये देख सकते हो, ये जो ऑरेंज कलर है इसका दूसरा कॉपी है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके यहाँ पर हमको क्या होना था, ग्रीन के साथ क्या होना था, पर्पल। देखो दिस इज करेक्ट, ऐसा होना था, ठीक है। यानी ग्रीन के साथ पर्पल कलर, रेड के साथ येलो कलर, ठीक है। तो ये है आपका, जब अगर ये होता है तो हम उसको बोलेंगे डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी। लेकिन बच्चों क्या होता है, ये हमेशा नहीं हो पाता, मोस्ट ऑफ द केसेस ये नहीं हो पाता। क्या होता है बच्चों, देखो आपका ग्रीन के साथ पहले केस में पर्पल हो गया, ये डायग्राम देखो आप, ठीक है। अभी ये डायग्राम देखो, ग्रीन के साथ पर्पल हो गया, लेकिन रेड के साथ येलो भी हो गया। लेकिन उसके बाद आप देखो आपका पर्पल के साथ क्या होना था, ग्रीन होना था, या फिर येलो के साथ क्या होना था, रेड होना था। लेकिन अभी क्या हुआ, येलो के साथ पर्पल हो गया, ठीक है, और बाकी सब ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ, अगर एक दो ऐसे चेंज हो जाता है तो डीएनए में काफ़ी चेंजेस हो जाता है। बच्चों आप हायर क्लास में जब जाओगे तब पढ़ोगे, जो डीएनए प्रोटीन बनाता है ना, वो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना देता है। तो इसीलिए ये वेरिएशन यानी डिफरेंट तरह का प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनाने के वजह से हमारे कैरेक्टर जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी ये वेरिएशन जो हुआ, डीएनए से डीएनए बनने के टाइम वेरिएशन हुआ। ये वेरिएशन क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में हमेशा केमिकल रिएक्शन होता है।
फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, और कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए डीएनए जब दूसरा डीएनए बनाता है तब एक्यूरेट ये प्रोसेस नहीं होता, जिसके वजह से डीएनए में वेरिएशन आता है। लेकिन ये वेरिएशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये वेरिएशन बच्चों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है बच्चों, वो एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर इंडिविजुअल में भी चेंज नहीं आएगा तो हाउ कैन दैट इंडिविजुअल कोप विथ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे कोप कर सकता है? ठीक है, जिसके लिए वेरिएशन की जरूरत है। पेरेंट जैसे थे उससे जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के जेनरेशन में कुछ चेंजेस तो आया है एनवायरनमेंट में, तो उस एनवायरनमेंट के साथ जो उसके इंडिविजुअल के बच्चे हैं उनको कोप करना है, अदरवाइज दे कांट सर्वाइव, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो वेरिएशन होता है हमेशा यूजफुल वेरिएशन होता है, कभी कभी बच्चों ये वेरिएशन हार्मफुल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है, और वेरिएशन कैसे होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया। तो अभी हम देखते हैं बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों आपका जो बुक में 2 एक्टिविटी दिया है उस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर को डिजॉल्व करना है, एंड उसमें से 20 ml लेकर टेस्ट ट्यूब में रखना है, और उसमें हम क्या करेंगे, ईस्ट का पाउडर मिलता है बच्चों, ईस्ट पाउडर को उसमें 1 पिंच डाल देना है। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हमको कॉटन प्लग से बंद कर देना है, एंड उसके बाद वो जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने ईस्ट को डाल के रखा है उसको हम थोड़ा वार्म प्लेस में रख देंगे। आफ्टर 1 और 2 आवर्स हम क्या करेंगे, उसमें ईस्ट का ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट को हम डाल देंगे, जिसको कहा जाता है ईस्ट कल्चर। ठीक है, अच्छा, वो ईस्ट कल्चर को हम अभी 1-2 घंटे के बाद क्या करेंगे, उसमें काफ़ी सारे ईस्ट बन गए होंगे, तो हम अभी क्या करेंगे बच्चों, वो जो ईस्ट पाउडर डाले थे 1 to 2 आवर्स में ये काफ़ी सारे ईस्ट बना चुके होंगे, उसमें से 1 ड्रॉप लेकर हम स्लाइड में देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमको ऐसे पिक्चर दिखाई देगा। तो हमने लिया था इतना सा, बहुत ही कम अमाउंट का ईस्ट लिया था, अभी इतने सारे ईस्ट कैसे आ गए? डेफिनेटली दे आर रिप्रोड्यूसिंग। और आप यहाँ पर देखोगे सारे ईस्ट का साइज बराबर का नहीं होता, कुछ में आप देख सकते हो चेन बना रहे हैं यहाँ पर, और कुछ अकेले हैं यहाँ पर। तो आप जानते हो ईस्ट का बडिंग के बारे में आप पढ़े थे ना, तो यहाँ पर बड जो है अटैच्ड रहा है, लेकिन यहाँ पर बड बनने के बाद सेपरेट हो गया है। तो इसी तरह आपको बहुत सारे ईस्ट दिखाई दे रहे। अभी दूसरा एक्टिविटी हम देखेंगे बच्चों, टेक ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसको कूल एंड मॉइस्ट ड्राई प्लेस में आप रख दो। उसके बाद आप कुछ 1-2 दिन के बाद आप देखोगे उसमें कुछ ग्रे कलर का स्ट्रक्चर, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं। ठीक है, और ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों आप 1 वीक तक हर दिन आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते रहो, आप देखोगे उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, अगर उसमें अच्छे से देखोगे तो उसमें पाउडर जैसा स्ट्रक्चर, और उस पाउडर जैसा स्ट्रक्चर को अगर लेकर आप दूसरे ब्रेड में डाल दोगे तो उस ब्रेड में भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब उस ब्रेड में भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, उसको कूल एंड मॉइस्ट प्लेस में रख दिया, लेकिन वहाँ पर अपने आप फंगस ग्रोथ करने लगे, और आप 1 वीक तक जब इसको ऑब्जर्व करते हो आप देखोगे वो फंगस का जो क्वांटिटी है वो फंगस बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे पूरा ब्रेड को ही कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है इसलिए कि वो जो फंगस था वो रिप्रोड्यूस कर रहा है,
तो अभी चलिए हम देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in which organisms produce more of their own kind. बच्चों own kind term should be there in your definition. और ये जो रिप्रोडक्शन है बच्चों दो तरह का होता है, एक है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल. Asexual reproduction occurs when a new organism is produced by one parent. जब एक पेरेंट होता है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और इस केस में क्योंकि एक ही पेरेंट है तो जो इंडिविजुअल होता है दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. लेकिन बच्चों सही में ये पूरी तरह आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि डीएनए कॉपी के टाइम क्या हुआ, डीएनए में वेरिएशन आ गया ना, तो उस बच्चे में भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है जो हमको समझ में नहीं आता. देन दूसरा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स टू पेरेंट्स. एंड दोनों पेरेंट क्या करते हैं, आधा आधा क्रोमोजोम देते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में कितने हैं, 46 क्रोमोजोम है, तो 46 में से फादर दे देते हैं 23 क्रोमोजोम एंड मदर को दे देते हैं 23 क्रोमोजोम. लेकिन आप ऐसे मत सोच लेना कि फादर ने अपना 23 क्रोमोजोम दे दिया तो फादर के पास 23 क्रोमोजोम बचे, ऐसा नहीं है बच्चों. उनका जो क्रोमोजोम है पहले वो डबल होता है. हमने बताया आपको डीएनए डबल होता है ना, तो डीएनए के साथ साथ क्रोमोजोम डबल होता है. डबल होने के बाद फादर से 23 एंड मदर से 23 क्रोमोजोम आते हैं और दोनों मिलके फिर ऑफस्प्रिंग में 46 बन जाते हैं. अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो तरह की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. आज इस सेशन में पूरी तरह हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए गैमोजेनेसिस मतलब नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. यू कैन नोट डाउन चिल्ड्रन, ए गैमोजेनेसिस मीन्स नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड and generally the offsprings are identical to the parents. क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक ही पेरेंट है, तो इसीलिए दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स टू द पेरेंट. मतलब उनका डीएनए लगभग पेरेंट के साथ सेम होता है, लेकिन कुछ वेरिएशन जरूर होता है. ओके और ये तीसरा पॉइंट बच्चों, आप क्लास 9th में जो किंगडम पढ़े थे, ये ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो सारे किंगडम को बिलोंग करते हैं. एंड इट इज़ द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट लाइक एल्गी, प्रोटोजुआ, डायटम्स. ये सब में ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. एंड मोस्ट ऑफ द फंगी सो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल. And the life cycle of the plant includes both asexual and sexual stage. And in animal, asexual reproduction is commonly observed in invertebrates like sponges and coelenterids. तो एनिमल में बच्चों asexual reproduction सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता. लेकिन प्लांट में चाहे वो हायर हो लोअर हो, सब में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है. और फंगस में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, एल्गी में भी दोनों हो सकता है. वैसे बच्चों सारे ऑर्गेनिज्म जो हमने यहाँ पर दिया है कि एल्गी, प्रोटोजुआ, डायटम, दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, बट आफ्टर सेवरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. वो क्यों है हम आपको बताएंगे. अभी देख लेते हैं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज पहले देख लेते हैं. इट इज़ क्विक, बहुत जल्दी होता है. ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड, सो दूसरे पेरेंट के सर्च में ऑर्गेनिज्म को जाना नहीं पड़ता. नो गैमेट्स आर नीडेड, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए टाइम कंज्यूम होता है, तो वो टाइम इसका बच जाता है. ऑल गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड ऑन, तो मान लो पेरेंट के पास गुड कैरेक्टर है तो एक पेरेंट के पास तो किसी और के साथ मिक्स नहीं हो रहा है कैरेक्टर, तो जो ऑफस्प्रिंग है ऑफस्प्रिंग में भी गुड कैरेक्टर चला जाता है. देन नो डिस्पर्सल, यानी कैरेक्टर और किसी के पास नहीं जाता और किसी पेरेंट के साथ मिक्स नहीं होता. जैसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको बता देंगे किस तरह ये नहीं जाता. देन
स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड रैपिड ग्रोथ होता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करके रखता है, यानी एनर्जी कम खर्च होता है, यहाँ पर कम एनर्जी और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग एट ए टाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए इस तरह का ऑर्गेनिज्म को कुछ मतलब सेवरल टाइम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हायर क्लास में आप बच्चों पढ़ोगे। देन इसमें क्या हो सकता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास गुड कैरेक्टर भी आएगा, अगर पेरेंट के पास बैड कैरेक्टर भी है तो वो भी ऑफस्प्रिंग के पास आ जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस फ्रॉम ए डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, लैक ऑफ डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएगा, compete नहीं कर पाएगा, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट वाटर लाइट इनके लिए कंपटीशन नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो टाइप्स में बच्चों फिशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रीजेनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आज हम इस सेशन में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तब चलिए पहले शुरू करते हैं फिशन से। फिशन ऑकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम एंड मोनेरा किंगडम। ये ही दो किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और उनमें फिशन होता है। तो फिशन दो तरह के होता है बच्चों, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो अभी पहले देखेंगे हम बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी फिशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where a parent cell divides resulting in two identical cells and each cell has the potential to grow to the size of the original cell। इसका मतलब है बच्चों ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट सेल, क्योंकि ये यूनिसेलुलर में होता है, सिंगल सेल में होता है, तो पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, और वो डॉटर सेल ग्रो कर सकते हैं पेरेंट के साइज तक। ठीक है, तो ये जो बाइनरी फिशन है बच्चों ये 3 तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, पिक्चर में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 3 तरह का फिशन क्या है बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल, देन ट्रांसवर्स एंड देन इरेगुलर। सो ये जो 3 तरह का फिशन है बच्चों ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अच्छा बच्चों ये हमने यूग्लिनल यहाँ पर आपके बुक में लेशमैनिया दिया, लेशमैनिया का भी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी। तो बच्चों ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इसमें क्यों हो रहा है, देखो बच्चों इसमें एक फ्लैजेला है और सेंटर में न्यूक्लियस है। अगर ये ट्रांसवर्स वे में ऐसे डिवाइड किया तो कैन यू गेट 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ईच अदर, ये दोनों का आइडेंटिकल कॉपी मिलेगा हमको? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका फ्लैजेला 2 होता है, फिर ये ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करने लगता है। ठीक है, आप देख सकते हो धीरे धीरे किस तरह डिवाइड कर रहा है, उसका 2 फ्लैजेला हो गया, फिर न्यूक्लियस भी ऐसे डिवाइड कर रहा है, देन इट बिकम्स 2 आइडेंटिकल सेल। सो इसमें क्या है आपका बाइलेटरल सिमेट्री था, इसीलिए वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन किया, तो सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों पैरामेशियम में देखो उसका न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा एक बड़ा सा न्यूक्लियस, उसके अलावा इसका 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं दोनों तरफ, और सेंटर में उसका जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर वो भी होता है। अगर हम मान लो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, सो कैन यू गेट द एग्जैक्ट कॉपी? नहीं, एक में बड़ा न्यूक्लियस चला जाएगा, एक में छोटा न्यूक्लियस चला जाएगा, एक में माउथ
वाला स्ट्रक्चर चला जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो इसीलिए ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन करने से आप देख सकते हो दोनों जो बराबर के सेल बन गए हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अभी देखेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन। ये क्या होता है बच्चों, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, उसका कोई रेगुलर बॉडी शेप नहीं होता और सेंटर में सिर्फ न्यूक्लियस होता है। तो अभी ये किसी भी तरफ से भी डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडिनली, ट्रांसवर्सली, किसी भी तरह से, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, किसी भी तरह से वो डिवाइड करेगा तो इसको आइडेंटिकल सेल मिलेंगे। तो इसको कहा जाता है इरेगुलर बाइनरी फिशन। ठीक है बच्चों, ये देखो आपका इरेगुलर बाइनरी फिशन, ये आपके बुक का डायग्राम मैंने दिया है, तो जस्ट टू शो इट कि आप अदर कंफ्यूज ना हो। ये है लेइसमानिया का, देखो लेइसमानिया का देखो फ्लाजेला है, सेंटर में न्यूक्लियस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्लाजेला एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ फ्लाजेला नहीं आएगा। इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन करता है। और लेइसमानिया क्या होता है बच्चों, पता है, इट इज़ ए यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, जिसमें कि एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका एंटेरियर एंड में, टिप में। और ये क्या करता है पता है, कालाजर, कालाजर करता है, कॉज करता है। अभी हम चलते हैं मल्टीपल फिशन में। ये मल्टीपल फिशन जो होता है बच्चों, मल्टीपल फिशन में क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स, टू प्रोड्यूस मेनी डॉटर सेल एट ए टाइम। बाइनरी फिशन में क्या होता था, एक बार डिवाइड करके दो ही सेल प्रोड्यूस करता था। लेकिन ये क्या करता है, बहुत रैपिडली डिवाइड करके बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन बच्चों ये मल्टीपल फिशन कब होता है, जब उसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होता, यानी सुइटेबल कंडीशन नहीं होता। ठीक है, जब उसके लिए सुइटेबल कंडीशन नहीं होता तब क्या करता है, ये पहले अपने चारों तरफ एक सीस्ट वॉल बनाता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिशन दिखाया गया है बच्चों। ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर है। पहले ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक सीस्ट वॉल बनाता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके, वो रेजिस्ट करेगा अनफेवरेबल कंडीशन को। उसके बाद इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, वो आप यहाँ से पिक्चर देखो बच्चों, वो न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करने लगता है। और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करते हैं। और आप देख सकते हो इस पिक्चर में कितने सारे सेल बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं तब क्या होता है, उस सेल को क्या कहा जाता है, स्पोर्स। ठीक है, अभी वो जो सीस्ट वॉल था, उस सीस्ट वॉल को तोड़ के सारे बाहर निकल आते हैं और दे कैन लीड ए इंडिविजुअल लाइफ। अगेन दे आर रेडी टू अंडरगो मल्टीपल फिशन। ये मल्टीपल फिशन बच्चों अमीबा भी होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है हमारे बॉडी में, उसमें ओनली मल्टीपल फिशन ही होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन में। Binary fission refers to the division of parent cell into two small, nearly equal sized identical daughter individual. But multiple fission में क्या होता है बच्चों, it is the division of the parent cell into several small, nearly equal sized daughter individuals. दूसरा पॉइंट, the parent cell does not break away. यहाँ पर पेरेंट सेल को ब्रेक करके डॉटर सेल नहीं निकलते। यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट सेल ही डिवाइड हो जाता है और डॉटर सेल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट सेल को ब्रेक करके डॉटर सेल रिलीज होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन देखा, लेकिन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन ये डिफरेंस होता क्यों है और क्या डिफरेंस है, देखो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। पूरा सेल था, ये डिवाइड हो गया और ये एक सेल बन गया। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और हर सेल एक एक काम करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और हो सकता है कि कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में, जब हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होता है। तो इसीलिए इनको अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, नॉट लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन मोर complex multicellular organisms like human beings and plants, the mode of reproduction is always sexual reproduction. तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा क्यों है? व्हाई दिस डिफरेंस? अब देखो बच्चों, अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो देखो किस तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स होता जाता है। देखो, पहले सेल सिंपलेस्ट होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, नीचे का प्लांट का, ऊपर का एनिमल का दे रही हूँ बच्चों। फिर सेल, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स टिश्यू, प्लांट में भी वही। उसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, प्लांट में भी वही, लीफ बनाया यहाँ पर हमने। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर भी वही हो रहा है। फिर ये क्या कर सकता है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेल बाय सेल, ठीक है। तो इस वजह से हायर ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ही होता है। अभी दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे बच्चों, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है बच्चों? If the individual is somehow cut or broken off into many pieces, then many of these pieces grow into separate individual. This is called regeneration. इसको regeneration कहा जाता है. For example, simple animal like Hydra, Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into complete organism. And this is known as regeneration. And the regeneration इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज सेल। हर सेल रीजनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म भी रीजनरेट नहीं कर सकते। सो दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये जो स्पेशल सेल है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाते हैं। फिर ये सेल में चेंज होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल बनाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। जैसे बच्चों हम में भी रीजनरेशन होता है। कहीं पर अगर मान लो वुंड हो गया, वो हील होता है कि नहीं? जो हील होता है वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। बट दैट रीजनरेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। उससे हम कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या होता है, उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और बहुत कम टाइप के सेल्स होते हैं। तो इसीलिए वो सेल, एक स्पेशल सेल जब रीजनरेट करता है, जब मान लो पीस में कट गया बॉडी का स्ट्रक्चर, तो वो कट पीस में जितने सारे सेल होते हैं वो फिर से डिवाइड करते हैं और फिर से डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। बट ये मान के रखो बच्चों, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ये रेड से हाईलाइट किया है हमने, बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है मोस्ट ऑफ द केस में। एंड ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए? बाय रीजनरेशन उसको वेट करना पड़ेगा, मुझे कब काटा जाए पीस में और मैं रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों। ये देखो प्लानेरिया में किस तरह रीजनरेशन होता है। सो दिस इज द पेरेंट प्लानेरिया। प्लानेरिया हेलमिंथ का एक वर्म है। तो ये मल्टी सेलुलर है बच्चों, दिस इज नॉट यूनिसेलुलर। तो इसका देखो 3 भाग से इसको काट दिया गया। तो अभी देखोगे ये हेड वाला पार्ट, नीचे वाला हिस्सा डेवलप कर लिया। मिडिल पोर्शन जो था, मिडिल पोर्शन भी आपका पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बना दिया। और जो नीचे वाला हिस्से था, नीचे वाला हिस्सा भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो ऑल टुगेदर हमने 3 पीस किया था, तो इसने 3 ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। 1, 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 3। तो इसी तरह ये न्यू इंडिविजुअल में बन जाते हैं।
देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग बच्चों, बडिंग में क्या होता है, और इन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, ये हाइड्रा आपका जाना पहचाना ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा का एक स्पेसिफिक पार्ट यानी लोअर पार्ट में एक आउटग्रोथ डेवलप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आउटग्रोथ डेवलप हुआ है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें पेरेंट हाइड्रा के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ठीक है। और जब ये पूरी तरह बन जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो पेरेंट से अलग हो जाता है और अपना लाइफ लीड करता है। तो ये जो आउटग्रोथ डेवलप होता है बच्चों, उस आउटग्रोथ को कहा जाता है बड। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग, क्योंकि द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम द बड, ठीक है। और आप ईस्ट के बड के बारे में तो पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और कोई गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। अभी देखेंगे बच्चों प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल वे में भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो सकता है, आर्टिफिशियल वे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है। बच्चों प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है बच्चों, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट क्या है, लीफ, स्टेम एंड रूट। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, चाहे उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहा हो नहीं कर रहा हो, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और कुछ प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। लेकिन दोनों ही केसेस में कुछ प्लांट में, नॉट इन ऑल, कुछ प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ वेजिटेटिव पार्ट हम देखेंगे बच्चों जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बल्ब यानी ऑनियन में, ऑनियन का देखो, ये जो ऑनियन जो हम खाते हैं ना, उसको बल्ब कहा जाता है। ऑनियन के सेंटर में ये जो काटोगे आप, तो उसके बीच में एक स्टेम मिलता है। उस स्टेम से ऑनियन को आप गाड़ दो तो उसमें से काफ़ी सारे ऑनियन निकल आएंगे। ऐसा क्यों, ऑनियन का प्लांट भी निकल आएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि ऑनियन वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है और उसका अंडरग्राउंड वाला स्टेम की पार्ट को, स्टेम एंड लीव्स को कहा जाता है बल्ब। तो ये बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्यूबर देखेंगे हम। ट्यूबर जैसे पोटैटो, पोटैटो क्या है बच्चों, पोटैटो भी एक रूट नहीं है, पोटैटो भी एक स्टेम है, ठीक है। और ये पोटैटो को, पोटैटो में आपने अक्सर देखा होगा उसका एक आई होता है, स्कार होता है, स्कार मार्क, उसको आई कहा जाता है। वहाँ से कभी कभी बर्ड निकलते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। तो वो उस पोर्शन को अगर हम गाड़ देंगे तो उसमें से नया प्लांट बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कोई दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं, उसी प्लांट के ही पोटैटो को हम अगर उसका थोड़ा सा पोर्शन जहाँ पर आई है उसको हम अगर गाड़ देंगे तो उसमें से नया प्लांट बन जाएगा। और उस स्ट्रक्चर को, जो पोटैटो है ना बच्चों, उसको कहा जाता है ट्यूबर। रनर, रनर देखो, ये देखो मिंट यानी पुदीना, पुदीना में देखो ये ग्राउंड में ऐसे ग्रो करता है ना, फिर ब्रांच होता है। तो अगर हम देखोगे बच्चों, इसको हम अलग कर देंगे और दूसरे जगह पर ग्रो करेंगे तो इट विल अगेन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। उसको कहता है रनर, क्योंकि ये रन करता है, देखो ये दौड़ रहा है, जमीन के ऊपर दौड़ रहा है। देन राइजोम, राइजोम बच्चों अदरक आप सभी ने देखा है, अदरक, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर नहीं दिया। तो अदरक में आप देखो यहाँ पर जो उसका स्कैर्स होते हैं, यहाँ से कभी कभी बर्ड निकलते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये बर्ड के द्वारा क्या होता है बच्चों, आपका जो रिप्रोडक्शन, द न्यू प्लांट डेवलप होता है। बट आर्टिफिशियली भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं। जैसे हमने गुलाब का स्टेम को कट करते हैं और उसमें से नया प्लांट ग्रो कराते हैं, दैट इज कॉल्ड कटिंग। देन लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा इसको
रबर से मिटा दूँ सारे, मैंने जितना किया है। अभी मैं आपको बताऊंगी लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग बच्चों, सपोज से ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसका ब्रांच है। ये ब्रांच को क्या करेंगे, ये थोड़ा लंबा सा ब्रांच है, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिट्टी के नीचे ये पोर्शन को रख देंगे, फिर से ऊपर ये हिस्सा रहेगा। तो यहाँ से आप कुछ दिनों के बाद देखोगे कि यहाँ से रूट निकल गया और यहाँ से नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तभी आप क्या करोगे, इसको ओरिजिनल जो पेरेंट प्लांट था उसमें से सेपरेट कर देना है। इसको कहा जाता है लेयरिंग। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लांट से, एक प्लांट से हम काफ़ी सारे, उसके जितने ब्रांच होंगे उससे हम लेयरिंग करके हम बहुत सारे डॉटर प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है बच्चों, देखो आपको फिर से दिखाती हूँ। देखो ग्राफ्टिंग में बच्चों, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, ये प्लांट का न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी ज़्यादा है और ये प्लांट अच्छा प्रोडक्ट देता है, सुंदर फूल देता है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, प्लांट ए का ऊपर वाला हिस्सा काट के ले जाएंगे और प्लांट बी का वो ज़मीन के साथ रहेगा, प्लांट बी, और इसका ऊपर वाला हिस्सा काट के हम अलग कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लाकर इसके ऊपर ग्राफ्ट कर देंगे, इसके साथ जोड़ के हम टाई कर लेंगे। और जब टाई करेंगे तो उसमें कुछ प्लांट हार्मोन उसमें दे देंगे। तब आप देखोगे कि इसमें ये प्लांट का कैपेसिटी क्या था, अच्छा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करना, और अच्छा न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करके ये क्या करेगा, इस प्लांट का, ये प्लांट का फ्लावर देने लगेगा। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ये है बच्चों कुछ वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। ये है पोटैटो, जिंजर जिसको हमने राइजोम बोला, दिस इज ट्यूबर। उस तरह बच्चों लीफ, ब्रायोफाइलम, आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, हमको याद है हम जब बचपन में इस लीफ को हम किताब के अंदर रखते थे कि उसमें से नए प्लांट्स निकलेंगे, और निकलता भी था, एंड इट वाज वेरी एस्ट्रोनाइजिंग फॉर अस। लेकिन ये बच्चों देखो, ये लीफ को हम अगर प्लांट से सेपरेट करके भी रखते हैं तो लीफ का जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को यूज करके लीफ का मार्जिन, ये मार्जिन होता है लीफ का मार्जिन से आप देख सकते हो कितने सारे प्लांटलेट्स डेवलप हुए हैं। और ये प्लांटलेट को अगर हम लेकर मिट्टी में गाड़ देंगे तो ये न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला एडवांटेज है, plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. सीड, अभी देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है, फ्लावर से सीड बनेगा, सीड मैच्योर होगा, फिर वो ट्रांसफ़र होगा किसी सुइटेबल प्लेस पे, वहाँ पर प्लांट होगा। तो ये कितना टाइम लगता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें वेजिटेटिवली हम जो प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या होता है, जल्दी फ्लावर एंड फ्रूट आ जाता है। लेकिन सीड से क्या होगा, सीड से पहले छोटा सा प्लांट, फिर बड़ा होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर उसमें से फ्रूट एंड फ्लावर्स आएंगे। तो ये काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट एडवांटेज है, सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जस्मिन that have lost the capacity to produce the seeds. जिन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी नहीं है, उनका सीड भी प्रोड्यूस नहीं होता है, एक्सक्यूज मी, तो उस केस में बच्चों दिस इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। क्योंकि इसमें हम कोई दूसरे प्लांट का कोई पार्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर नेचुरली जो होता है बच्चों, आर्टिफिशियली की तो बात नहीं करूँगी मैं, नेचुरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जो प्लांट होता है, डॉटर प्लांट, एक्सक्यूज मी, वो पेरेंट के साथ सिमिलर होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे बच्चों, आपके बुक में एक येलो कलर बॉक्स में दिया हुआ है एक टॉपिक, टिश्यू कल्चर।
ये टिश्यू कल्चर होता क्या है? टिश्यू कल्चर में बच्चों प्लांट का कोई ग्रोइंग टिश्यू को लेकर उससे हम काफ़ी सारे प्लांट को ग्रो करा सकते हैं और इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। प्लांट का ग्रोइंग प्लांट मतलब क्या है? प्लांट का टिप, रूट टिप या शूट टिप या फिर लीफ टिप, इसको लेकर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं और उस मीडियम में क्या बनता है? सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में ले जाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, लीफ का जो ग्रोइंग पार्ट है उस ग्रोइंग पार्ट को हमने यहाँ से काट के लिया और काट के लेकर हमने क्या किया, कल्चर मीडिया में रखा। ये कल्चर मीडिया क्या होता है बच्चों? इसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए सुइटेबल होता है। तो इसमें देखोगे बच्चों कि हमने क्या किया, इससे टिश्यू लिया, एक्सक्यूज मी, ये टिश्यू को हमने क्या किया, कल्चर मीडिया में ग्रो किया। तो अभी ये क्या करेगा, एक बड़ा सा टिश्यू बनाएगा। उस टिश्यू को फिर हम टुकड़ा टुकड़ा करके हम अलग अलग हम ले सकते हैं, ठीक है। और अभी वो जो अलग जो टिश्यू मास बन गया बच्चों, उसको कहा जाता है कैलस। उस कैलस को हम दूसरे मीडियम में लेते हैं और उसमें हम प्लांट हार्मोन ऐड करते हैं। जब प्लांट हार्मोन ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टिश्यू था वो टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं जिसको प्लांटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बहुत सारे प्लांटलेट बन गए। अभी ये प्लांटलेट को हम मिट्टी में ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज हाउ टिश्यू कल्चर इज डन। भी एक दूसरा मेथड है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है एंड स्पेसिफिकली बच्चों ये फंगस में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस डाल के देखोगे तो उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ये एक तरह का फंगस है, राइजोपस कहा जाता है। एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन ये इसको अगर आप ये मैच्योर हो जाएगा तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, थ्रेड के ऊपर क्या हुआ, कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, और ब्लब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ये ब्लब लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरांजिया। और स्पोरांजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसको हाइफा कहा जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो स्पोरांजिया ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से स्पोर निकल जाता है। और स्पोर को जब एक मॉइस्ट सरफेस फिर से मिल जाता है तो एक नया फंगस में ग्रो हो जाता है। ये जनरली राइजोफोस का हमने एग्जाम्पल दिया है। आप देखो यहाँ किस तरह होता है। एक्सक्यूज मी बच्चों। तो ये देखो, हम अगर देखो, ये देखो, हमको ब्रेड में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये है स्पोरांजिया। और यहाँ देख रहे हो स्पोरांजिया से किस तरह पाउडर लाइक स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है, ये सारे स्पोर से। ये स्पोर को जब कोई दूसरा सुइटेबल कंडीशन मिल जाएगा तो वो फिर से ऐसे नया राइजोपस बना देगा। और ये स्पोर के चारों तरफ बच्चों एक थिक वॉल होता है जो कि इसको एडवर्स कंडीशन यानी हार्मफुल कंडीशन से इसको बचाव करता है, ठीक है। तो बच्चों आज की सेशन में हमने जितने सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था उसको हम डिटेल्स में डिस्कस किया। तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर व्यूइंग। इफ़ you have not subscribed my channel, please subscribe. Thank you very much.